Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to discuss the topic the years of depression for class ninth history chapter Nazism and the rise of Hitler. Yes, the years between 1924 and 1928 saw some stability. Yep, this was built on sand. कह रहे हैं 1924-28 में स्टेबिलिटी थी थोड़ी इकोनॉमी में, बट वो ऐसे ना जैसे रेत के ऊपर कुछ बनाना तो वो रुकेगा नहीं. जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम यूएसए. कि जर्मन जो था इन्वेस्टमेंट वगैरह जो थे उसके सब किस पे डिपेंड थे, यूएसए से लोन लेता रहता था वो. दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. अब ये जो सपोर्ट यूएसए दे रहा था वो उसने वापस ले लिया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गई 1929 में. फेयरिंग अ फॉल इन प्राइसेस पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स. और सबको ये डर था कि मतलब फॉल हो सकता है प्राइसेस में, तो जल्दी से अपने शेयर्स को क्या चाह रहे थे वो सब सेल करना. ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड. आप सोच सकते हैं 24 अक्टूबर के दिन 13 मिलियन जो शेयर थे वो सोल्ड कर दिए. दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. और ये जो थी शुरुआत थी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की. ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल्ड बाय हाफ. तो नेशनल इनकम जो थी वो यूएसए की कैसी हो गई, बिल्कुल कम हो गई, आधी हो गई. फैक्ट्रीज शट डाउन, exports failed, farmers were badly hit and speculators withdrew their money from the market. आप देख सकते हैं कितना गहरा असर पड़ा. The effect of the recession in the US economy were felt worldwide. और इसका जो गूंज थी या इसका जो असर था वो पूरी दुनिया, दूर दुनिया तक देखा गया. The German economy was the worst hit by economic crisis. कह रहे हैं और जर्मन इकोनॉमी जो थी वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत बुरी तरीके से जो है हिट हुई. बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल. तो 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हो गया था, सिर्फ 40% रह गया था, और 1929 में जितना होगा उसका 40%. वर्कर लॉस्ट देयर जॉब और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस. या तो सबकी जॉब चली गई थी या कुछ थी तो उनको बहुत कम वेजेस मिल रही थी. द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन. और जो अनएम्प्लॉयड का जो नंबरिंग थी वो मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ के 6 मिलियन तक पहुंच गई. ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन विद प्लेकार्ड्स अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क. मतलब आप सोच सकते हैं जर्मनी में आप लोगों को सड़कों पे दिख रहे थे जिनके गले में प्लेकार्ड्स थे. उन प्लेकार्ड्स पे लिखा था कि वो कोई भी काम करने को तैयार हैं. अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड और सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स और डिस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. और जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ थी यानी जो जवान लोग थे वहाँ के, या तो वो कार्ड खेलते रहते थे या फिर स्ट्रीट कॉर्नर पे बैठे हैं या फिर कहीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे जा कर के लाइन लगा रहे हैं. एज जॉब्स डिसअपियर द यूथ टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस. क्या हुआ, जब जॉब खत्म हो गई, नहीं मिल रही थी, तो यूथ क्या हो गई, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गई और ये क्रिमिनल एक्टिविटी होना भी कॉमन हो गया. द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर्स इन पीपल. और इकोनॉमिक क्राइसिस से लोग के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी और डर पैदा हो गया. द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग डिमिनिश्ड व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट वैल्यू. और जो मिडिल क्लास के लोग थे मोस्टली जो सैलरी पे डिपेंडेंट थे या पेंशनर्स थे, उन्होंने देखा कि उनकी सेविंग्स जो थी कैसे कम होती गई क्योंकि करेंसी की वैल्यू जो थी वो ख़त्म हो रही थी. स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड. जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, रिटेलर्स थे, उन्होंने भी काफ़ी सफर्ड किया एज द बिजनेस गॉट रुइंड क्योंकि उनका बिजनेस ही खत्म हो गया. दी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज आर फिल्ड विद द फियर ऑफ proletarianization. Now what is proletarianization? To become impoverished to the level of working class. Yes, an anxiety of being reduced to the rank of the working class. मतलब जिनका अपना बिजनेस था अब वो जो थे मजदूरी करने लगे. और वर्स स्टिल, इसके बाद भी वर्स ही रही कंडीशन. दी अनएम्प्लॉयड ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर. सिर्फ जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर थे वो ही थोड़ा बहुत पानी के ऊपर थे, बाकी सब डूब ही रहे थे. बट अनएम्प्लॉयड वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर. बट जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो उनका बार्गेनिंग पावर कम हो गई. बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस. जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो भी क्राइसिस में थे. द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल. जो बहुत ज़्यादा लोग थे
जो पीजेंट्री वाले थे वो कैसे अफेक्ट करा, उनको शार्प फॉल हो गया एग्रीकल्चर प्राइस में। एंड वीमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक, और भाई जो औरतें काम करती थी तो वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, वर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। उनको भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि वो अब किसी काम की नहीं रही है, क्या करें। पॉलिटिकली टू द वेमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल, और आपको पता ही है कि पॉलिटिकली वेमर रिपब्लिक भी फ्रेजाइल ही था। द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट, क्योंकि उसमें कुछ स्टार्टिंग डिफेक्ट थे विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, क्योंकि जो है वो अनस्टेबल हुई अपने डिफेक्ट की वजह से, और जो है डिक्टेटरशिप के चांसेस बढ़े। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी नियर इम्पॉसिबल टास्क। मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ, और जिसकी वजह से मतलब मेजॉरिटी को जो है, मेजॉरिटी ने सिर्फ एक पार्टी को चूज़ करा, जो इम्पॉसिबल टास्क था, मतलब चूज़ करना। लीडिंग टू अ रूल बाय कोalitions, या फिर मिली जुली सरकार। अनदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48 विच गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी। एक आर्टिकल 48 था जिसमें प्रेसिडेंट को पावर दी कि वो कभी भी एमरजेंसी लगा सकता है। सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिग्री, और सिविल राइट और रूल बाय डिग्री को भी सस्पेंड कर सकता है। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वेमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, कह रहे हैं, और शॉर्ट लाइफ में वेमर रिपब्लिक ने क्या देखा, 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज, और सिर्फ कितना वो लास्ट कर पाए, 239 डेज। एंड अ लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल 48, और आर्टिकल 48 को बहुत ही मतलब लिबर्टी के साथ यूज़ करा गया, बहुत ओवर यूज। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड, पर क्राइसिस अभी भी मैनेज नहीं हुई है। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम, लोगों का जो भरोसा था वो उठ चुका था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम थे, विच सीम्ड टू ऑफर नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो जो है कोई भी सोल्यूशन ऑफर नहीं कर पा रही थी इस वजह से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिटलर्स राइज टू पावर, कि हिटलर कैसे जो है पावर में आया। तो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। एंड अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है फ्रेंड्स, then you need to subscribe this channel, like the video and mark your attendance, and we'll meet in the next class. Till then, take care, bye bye.